हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की कक्षा 10 का जो हिस्ट्री की किताब है उसका सेकेंड लेसन को कवर करने वाले हैं। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है समाजवाद एवं साम्यवाद का कुछ टॉपिक्स जो है कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि यूटोपियन समाजवादी क्या होते हैं, वैज्ञानिक समाजवादी क्या होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हम लोगों ने कार्ल मार्क्स तक का जो है टॉपिक कवर कर लिया था। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोगों ने रखा था रूस की क्रांति, 1917 की जो है बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1917 की बोल्शेविक क्रांति। अच्छा, वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो एनसीईआरटी जो है पढ़ने में उनको दिक्कत आ रही है, तो वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले 9th और 10th क्लास की बिहार बोर्ड की पुस्तक को वो पढ़ सकते हैं। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री जो है काफ़ी बेहतर तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से पढ़ने के बाद वे जा सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो और साथ में वे बच्चे जो कक्षा 10 में हैं और जिनको ये लेसन समझने में दिक्कत आ रही है वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1917 की बोल्शेविक क्रांति। 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। तो क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है टीआरई में कि रूसी क्रांति जो है वो उनका जो है टाइम पीरियड क्या था। तो 20वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, 1900 से लेकर के 2000 तक का टाइम पीरियड। इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र जो है लोकतंत्र की स्थापना का ही प्रयत्न नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों, जमींदारों की शक्ति का अंत किया तथा मजदूरों और किसानों की सत्ता को जो है स्थापित किया। तो ये जो आपका रूस की जो क्रांति होती है इससे जो है सिर्फ एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत नहीं होता, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक सभी प्रकार के जो हैं चेंजेस आते हैं। कुलीन, पूंजीपति और जमींदार थे, उनका जो पावर था वो भी समाप्त होता है। ठीक है, और मजदूरों और किसानों की जो सत्ता है वो भी स्थापित होती है। चलिए आगे देखते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 में संपन्न हुई। VVI ये पूछा जा सकता है कि रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी कब समाप्त हुई, तो नवंबर 1917 में समाप्त हुई। इस क्रांति ने एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था साम्यवाद का जो आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहरा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया। तो आपसे पूछ सकता है कि रूस की जो क्रांति थी इसने विश्व में प्रथम जो है किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया। तो सबसे पहले आपका सर्वहरा वर्ग की सत्ता को स्वीकृति मिली इससे, और साम्यवाद का जो है आदर्श इसने उपस्थित किया था। तो साम्यवाद का कॉन्सेप्ट है जो हम लोग समाजवाद और साम्यवाद पढ़ रहे थे ना, कि किसी एक वर्ग का आधिपत्य नहीं होगा, पूरे जो किसान मजदूर वर्ग होंगे या जो कुलीन वर्ग होंगे सभी एक बराबर होंगे, जो जितनी भी सारी ज़मीन है वो सब सरकार के हाथों में हो जाएगी। तो उसी का कॉन्सेप्ट क्या आता है, रूस में आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये है आपका जार निकोलस द्वितीय, इसके बारे में हम लोग जो है अभी पढ़ेंगे लोग। अब आता है कि ये जो 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति होती है इसका कारण क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका कारण क्या था, क्यों हुआ। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। किसका शासन था, रोमनोव राजवंश का। तो 1917 के पहले एक शासक था जो कि रोमनोव राजवंश से रिलेटेड था। ठीक है, इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था उस टाइम पे, जार कहा जाता था रूस के सम्राट को। रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना जो है स्थापित थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तित हो चुकी थी और राजतंत्र की जो शक्ति है सीमित की जा चुकी थी। 1917 में क्या हुआ कि राजतंत्र की शक्तियाँ सीमित हो गई। ठीक है, परंतु रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, 19वीं शताब्दी तक हम लोग जहाँ देख रहे हैं, ब्रिटेन हो, आपका इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कहीं भी हो, रूस जो राजतंत्र थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई थी या हो रही थी। बट ये रूस का जो था ना, ये अपना राजतंत्र, रूस का राजतंत्र ये अपना विशेषाधिकार जो है छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। अब जार निकोलस द्वितीय जो यहाँ पे फोटो है ना, जार निकोलस द्वितीय का, इसी के बारे में कह रहा है कि इसने क्या किया। जार निकोलस द्वितीय जिसके शासनकाल में क्रांति हुई,
तो ये जो क्रांति थी 1917 की क्रांति, उस समय जो है कौन था शासक, तो जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, राजा की दैवी जो अधिकारों में विश्वास रखता था और ये कहता था कि राजा जो है वो देवता है या फिर भगवान का भेजा हुआ दूत है, इस टाइप का इसकी जो थी वो मेंटलिटी थी। उसे आम लोगों की सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। उसको जो है गरीब कैसे जी रहे हैं इस सब से उसको कोई मतलब ही नहीं था। और जो जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वो अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। यानी कि जो उसके मंत्री थे वे बहुत ही क्या थे, अकुशल टाइप से थे। ठीक है, नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं था। अच्छा, उनकी जो मंत्रियों की जो नियुक्ति करता था जार निकोलस द्वितीय, उसका जो आधार था वो योग्यता नहीं था। यदि आज के डेट में यूपीएससी के जो ये हैं मतलब आईएएस है या फिर एसडीएम वगैरह या फिर जो भी हैं आईपीएस वगैरह हैं, यदि उनकी नियुक्ति जो है यदि मंत्रियों के रिलेटिव्स की होने लगे और योग्यता नहीं रखी जाए तो पूरा तो देश जो है पूरा चौपट हो जाएगा। वही हाल था इनका। अतः गलत सलाहकारों के कारण जार की जो स्वेच्छाचारिता थी वो बढ़ गई और जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। तो कुल मिलाकर के गलत सलाहकार यहाँ पे हो चुके थे। तो इसमें मेन ये है कि देखिए रूस की जो क्रांति होती है बोल्शेविक क्रांति, मेन मुद्दा ये है कि इसमें पहला ये जो राजा था वो निरंकुश था, उसको गरीबों से कोई मतलब नहीं था। दूसरा क्या था कि रोमनोव राजवंश का ये जार निकोलस था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कृषकों की दयनीय स्थिति। तो रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक जो भाग था वो कृषक ही था, यानी कि बहुत सारे लोग किसान थे, परंतु उसकी स्थिति जो है दयनीय थी। किसानों की स्थिति उस टाइम पे तो हर जगह दयनीय ही थी। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी भी आई है कि रूस में जो है कब कृषि दास्ता जो है समाप्त की गई, या फिर जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता कब समाप्त की गई, या पूछा जा सकता है कि 1861 में कृषि दास्ता जो समाप्त की गई उस समय राजा कौन था, तो यही हो जाएगा। ठीक है, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। कृषि दास्ता तो समाप्त कर दिया बट इससे कोई सुधार भी नहीं हुआ। ठीक है, उनके खेत क्यों सुधार नहीं हुआ, क्योंकि उनके खेत बहुत छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास जो है पूंजी का भी अभाव था, करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा भी तो नहीं बचा हुआ था। सब चीज़ हो चुका था इनका, मान के चलिए कि जितनी दयनीय स्थिति होनी चाहिए थी उतनी उससे भी ज़्यादा हो चुकी थी। ठीक है, तो एक हो गया आपका निरंकुश शासक, देन हो गया आपका किसानों की दयनीय स्थिति। अब आते हैं मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था परंतु उनकी जो मजदूरी है काफ़ी कम थी। तो ऑब्वियस बात है अब सब जो है एक साथ इकट्ठे होंगे, आंदोलन करेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं था। अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। मार्क्स के ये शब्द कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी दशा का यही चित्रण करता है। तो ये जो कार्ल मार्क्स कहते थे क्या कि मज़दूरों के जो पास है ना सिर्फ उनकी बेड़ियाँ खोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मज़दूरों के पास सिवाय अपने बेड़ियाँ खोने के और कुछ नहीं है। ये किसका कथन है? कार्ल मार्क्स दे देगा, रॉबर्ट ओवेन दे देगा, फिर आपका दे देगा सेंट साइमन दे देगा, और जितने भी समाजवादी विचारक थे उनका दे देगा। ठीक है, तो इसलिए आप लुई ब्ला दे देगा, तो इस आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अब आते हैं औद्योगिकरण की समस्या, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की समस्या क्या थी। रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। यानी कि जैसे पश्चिम में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जा रहे थे, कुटीर और लघु उद्योग समाप्त हो जा रहे थे, जिसकी वजह से मज़दूरों को फैक्ट्री में ही जाकर के काम करना पड़ रहा था, क्योंकि उनका कोई मार्केट ही नहीं बचा था ना। तो जब फैक्ट्री में जाते थे तो पूंजीवादियों के द्वारा जो है श्रमिकों का शोषण किया जाता था। तो वैसा ये बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, यहाँ पे जो है रूस में औद्योगिक क्रांति ही नहीं हुई थी। देखा जाए तो यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का जो है संकेंद्रण था, यानी कि बहुत कम इलाके में उद्योग खुले हुए थे। राष्ट्रीय पूंजी का जो है अभाव था, यानी कि देश में जो है पूंजी कम थी। उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता जो है बढ़ गई थी। यानी कि देश जो है ऐसा, अगर देश में कोई इंडस्ट्री स्थापित करना होता था तो विदेशी जो है
पूंजी की सहायता लेनी पड़ती थी, यानी कि विदेश से जो है सपोर्ट लेना पड़ता था इन लोगों को। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। अब जो भी जो है विदेश से अपना तो जो भी विदेशी जो कंपनियां थी जो उद्योग करने के लिए स्थापित करने के लिए आ रही थी, तो वे जो है रूस के मज़दूरों का जो है शोषण कर रही थी, ठीक है। और चारों तरफ जो है असंतोष व्याप्त हो गया था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मज़दूरों की दयनीय स्थिति हो गई है, किसानों की स्थिति ख़राब हो गई है, ऊपर से राजा को कोई मतलब ही नहीं है जनता कैसे रह रहा है। उसके बाद में इंडस्ट्रीज़ भी नहीं खुले हुए हैं, तो ऑब्वियस बात है कि राजा को हटाने की ही कोशिश की जाएगी। चलिए अब और क्या होता है, रूसीकरण की नीति। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। सोवियत रूस जो था विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे जाति धर्म के लोग रहते थे। या मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। मुख्यतः देखा जाए तो यहाँ पे किस जाति के लोग रहते थे, तो स्लाव जाति के। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है कि रूस में जो है मुख्यतः किस जाति के लोग निवास करते थे, तो स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी रहते थे। तो इनके अलावे आपके फिन, पोल, जर्मन और यहूदी रहते थे। ये विभिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। जैसे भारत में है अलग अलग भाषा जाति धर्म के लोग हैं, वैसा ही यहाँ पे भी था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान थे। तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग थे ना, वो जार निकोलस द्वितीय इसने क्या किया कि रूसीकरण की नीति जारी कर दिया, उससे ये अल्पसंख्यक लोग परेशान थे। इसके अनुसार, किसके अनुसार, रूसीकरण की नीति के अनुसार देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, रूसी शिक्षा और रूसी संस्कृति जो है लादने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो शिक्षा, भाषा और संस्कृति ये तीनों रूसी ही अपनाना है, ऐसा जो है जार निकोलस ने क्या किया था, नीति ला दिया था। अब इससे जो है अल्पसंख्यक जो थे वो परेशान हो गए थे। यदि भारत में कह दिया जाए कि हिंदू धर्म ही होगा, हिंदी भाषा ही बोलना होगा, देन उसके बाद में जो भी हिंदू का कल्चर है वही अपनाना होगा, तो ऑब्वियस बात है मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी क्या हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और जो सत्ता पार्टी है उसको हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वही हुआ यहाँ पे भी। इससे जो है अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई, ठीक है। और 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विरोध कर दिया। तो अल्पसंख्यक था एक पोलो नाम का व्यक्ति, उसने विरोध कर दिया। तो उनका जो है, नहीं पोलो जो है, एक मिनट, यहाँ पोल लिखा हुआ है, ये वही है। पोलो जो है एक जाति है, ठीक है, और इनका निर्दयतापूर्वक दमन किया गया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति जो है उनका आक्रोश जो है बढ़ता जा रहा था। तो इस तरह वो चाहते थे कि रूस का जो है जार निकोलस द्वितीय वो हट जाए, ठीक है। विदेशी घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा, कहीं ना कहीं फ्रांस की घटनाओं का तो सभी देशों पर प्रभाव पड़ा है। तो वही देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ता है। क्रीमिया का युद्ध, रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं की भूमिका भी जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने उस देश में सुधारों का युग आरंभ कर दिया। तो क्रीमिया के युद्ध में ना क्या होता है कि रूस जो है हार जाता है, ठीक है, और इससे क्या होता है कि रूस जो है उसमें नया एक युग आरंभ होना स्टार्ट हो जाता है। तत्पश्चात 1904-05 में रूस जापान युद्ध ने रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया और अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। तो रूस और जापान का युद्ध कब होता है, तो रूस और जापान का युद्ध होता है 1904 और 5 में, और इसमें भी ये हार जाता है, ठीक है। जापान से पराजय तथा 1905 की क्रांति। 1905 की ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस जो है बुरी तरह से हार जाता है। इससे पूर्व निरंकुश जारशाही विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलताओं को रूसी जनता से छिपाती रही। तो जो जापान से जब हारता है ना, तब जो है लोगों को जो है भनक लगती है। इसके पहले जितनी जगह हारा था तो निरंकुश जो जारशाही था वो कहीं ना कहीं जनता से जो बातें जो है छिपा लेती थी कि रूस यहाँ पे हार चुका है, ठीक है। लेकिन उसके लिए सुदूर पूर्व की पराजय को जनता से छिपाना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। बचे कुचे फटे हाल सैनिक जब वापस लौटे तो सारा देश जो है स्तब्ध था। यानी कि जब बुरी स्थिति में सैनिक वहाँ पे पहुँचते हैं रूस वाले, तो उनका हाल देख करके सारा देश जो है पूरा स्तब्ध हो चुका था कि ये क्या हो गया। ऐसे तो कभी रूस हारता नहीं था, जैसा कि जार निकोलस ने बात फैलाया था चारों तरफ, ठीक है। महानता का जो भ्रम था वो टूट चुका था। रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हुआ था।
जापान आप लोग देखे ही होंगे, चाइना के बगल में है। मैप में आपको दिख जाएगा, एकदम छोटा सा देश है। जैसे कि मैं यदि मैप बनाऊं तो, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ। ये हो गया आपका भारत, ठीक है। ये रसिया साइड हो गया, सॉरी हाँ, रसिया और चाइना साइड, और यहाँ पे आपका हो जाएगा छोटा सा जापान, बहुत ही छोटा, ठीक है। बट डेवलपमेंट के मामले में देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा है। और यहीं पे तो किसने, अमेरिका ने परमाणु बम जो है विस्फोट किया था 6 अगस्त 9 अगस्त को। ये वही है आपका जापान, ठीक है। अच्छा आगे चलिए, यहाँ पे थे हम लोग। तो ये जो भ्रम था इन लोगों का टूट गया कि रूस कभी हार नहीं सकता, इसकी बहुत बड़ी सेना है, दिस दैट। रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हो गया था। वस्तुतः इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस की क्रांति हो गई। और ये जो पराजय हुआ, अब इससे जो है और जनता को कहीं ना कहीं बल मिला और क्रांति कर दिया, ठीक है। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह जो है रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करने हेतु सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। तो लोगों ने क्या किया कि 9 जनवरी 1905 को रोटी दो का नारा लगाया और सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रूस के जो जार थे उसका महल था, वहाँ पे लोग नारे लगाते हुए जाने लगे। ये यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग का। चलिए फिर देखते हैं फिर क्या होता है। परंतु जार की जो सेना थी निहत्थे लोगों पर गोली चला दी और जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी को खूनी रविवार, लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खूनी रविवार या लाल रविवार किस क्रांति से जो है वो संबंधित है, ठीक है। तो खूनी रविवार और लाल रविवार ये आपका रूस की क्रांति से संबंधित है। इस नरसंहार की खबर सुनकर जो है पूरे रूस में सनसनी फैल गई और इस क्रांति में किसानों की व्यापक जो है भागीदारी हुई। अंत में सरकार झुक गई और 1905 में जो है एक प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का जो है गठन हो जाता है। तो देखिए होता क्या है, जब क्रीमिया का युद्ध हार जाता है तो इस बात को कहीं ना कहीं रूस के जो जार थे, राजा थे, उसको छिपा लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में जापान से 1905 में हार जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, नहीं 1904 से 5 में, हाँ जापान से हार जाता है। तो ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि ये रूस जो है वो हार गया है। और फिर लोगों को एक बल मिलता है और लोग जो है सेंट पीटर्सबर्ग जो है आपका महल वहाँ पे लोग रोटी दो का नारा लगाते हैं और चल देते हैं। तो जो जार था वो सैनिकों को आदेश देता है कि इन लोगों को मार देने के लिए, अब वो मार देता है। और फिर जब ये बर्बर घटना हो जाती है तो इसी को कहते हैं खूनी रविवार और लाल रविवार, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को जो है सुन करके किसानों की व्यापक भागीदारी हुई, यानी कि ढेर सारे किसान इकट्ठे हुए और इन लोगों ने जो है आंदोलन कर दिया। तब 1905 में जो है क्या करता है, जार निकोलस क्या करता है कि कहता है कि ठीक है तुम प्रतिनिधि सभा बनाओ, और वो झुक जाता है, मतलब कि अपना सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और प्रतिनिधि संस्था बनती है ड्यूमा। और परंतु 1906 ईस्वी तक जैसे ही क्रांति की शक्ति कमज़ोर हुई, रूसी राजतंत्र ने ड्यूमा के कुछ अधिकारों को जो है कम कर दिया। तो अब क्या करता है, 1906 में ही जैसे ही क्रांति जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होती है, वैसे ही राजा क्या करता है, ड्यूमा का जो आपका पावर था उसको कम कर देता है। यद्यपि 1905 की क्रांति विफल रही, परंतु भीतर ही भीतर जो है आग सुलग रही थी और यह 1917 की एक महान क्रांति के रूप में धारण कर ली, ठीक है। तो भले ही 1905 में जार जो है वो ड्यूमा के पावर को कम कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में था कि ये हमारे देश के लिए सही नहीं है, और इसी कारणवश 1917 की जो है क्रांति होना स्टार्ट होती है, ठीक है। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव और बुद्धिजीवियों का योगदान। अब प्रत्येक आप कोई भी क्रांति देख लीजिए, चाहे वो फ्रांस की हो, जर्मनी की हो, इटली की हो, ब्रिटेन की हो, या फिर आपका यूनान की ही क्यों ना हो, या भारत की ही क्यों ना हो, प्रत्येक जगह बुद्धिजीवी जो थे, राइटर जो थे, कवि थे, लेखक थे, इन सभी जो थे, इन सभी का कहीं ना कहीं योगदान रहता है। जो दार्शनिक होते हैं उनका बहुत बड़ा इन सभी चीज़ों में योगदान रहता है। रूस की क्रांति से पहले एक वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकती है।
लियो टॉल्स्टॉय रचना वार एंड पीस, ये VVI लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लियो टॉल्स्टॉय की रचना वार एंड पीस थी। दोस्तोयेवस्की, तुर्गनेव जैसे चिंतक इस नए विचार को जो है प्रोत्साहन दे रहे थे। किस नए विचार को? तो ये जो मार्क्सवाद का जो विचार था उसी को, यानी कि कार्ल मार्क्स का जो समाजवादी वाला कॉन्सेप्ट था ना, उसी को प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण जो है प्रभाव था। तो रूस के जो औद्योगिक मजदूर थे, यानी कि मजदूर जो थे, उन पे जो है समाजवादी विचार था, उन पे बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ चुका था। मार्क्सवादियों ने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब मार्क्सवादी भी क्या किए थे कि मजदूरों के लिए जो है काम करना स्टार्ट कर दिए थे। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था, मतलब कि रूस का जो एक नेता था प्लेखानोव, वो पहला साम्यवादी था और उसने जो है जारशाही की निरंकुशता को समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना जो है करना चाहा, ठीक है। और इसके लिए उसने क्या किया कि 1898 में जो है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कर दी, ठीक है। कौन से? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की वो स्थापना कर देता। कौन? एक साम्यवादी प्लेखानोवा। यह साम्यवादी दल का पूर्ववर्ती था, यानी कि जो साम्यवादी दल गठन होने वाला था उसका वो पूर्ववर्ती था, कह सकते कि आप पूर्वज था। शीघ्र ही क्या हुआ कि 1903 में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में जो है फूट पड़ गई, यानी कि बहुत जल्द ये आपका गठन होता है ना 1989 में, और 1903 में ही इसका जो है पार्टी का विभाजन हो जाता है, एक बहुमत वाला पार्टी, एक अल्पमत वाला पार्टी। तो बहुमत वाला जो पार्टी हो जाता है वो हो जाता है बोल्शेविक, और अल्पमत वाला पार्टी हो जाता है आपका मेंशेविक। मेंशेविक जो थे वो मध्यम वर्गीय क्रांति के पक्षधर थे, यानी कि मध्यम वर्ग को लेकर के ही क्रांति करना चाहिए, जबकि बोल्शेविक जो थे वो सर्वहरा वर्ग की क्रांति के पक्षधर थे, यानी कि किसान। सर्वहरा वर्ग में कौन कौन आते हैं? किसान, मजदूर, गरीब जनता, तो यही सब, ठीक है। और इसके अतिरिक्त और 1901 में जो है रूस में एक और नया पार्टी बनता है जिसका नाम है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, जो किसानों की मांगों को उठाती थी। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित मजदूर एवं किसानों का संगठन जो था रूस की क्रांति का एक महान कारण जो है साबित हुआ। तो कुल मिलाकर के यही हुआ कि दो पार्टियां बनी। एक 1898 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूस के प्रथम साम्यवादी कौन थे? तो रूस के प्रथम जो साम्यवादी थे वे थे आपके प्लेखानोव, ठीक है। और उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? तो उन्होंने बनाई रशियन, अब चूँकि रूस का था तो इसलिए रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। और इसका जो पार्टी था वो दो भागों में बढ़ जाता है 1903 में, एक अल्पमत वाले और एक बहुमत वाले। अल्पमत वाले मेंशेविक और बहुमत वाले बोल्शेविक, ठीक है। और इसके अलावा एक और पार्टी बनती है 1901 में, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, जो किसानों की मांगों को उठाती है, ठीक है। अब तत्कालिक कारण, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सर्वहारा वर्ग में कौन कौन आते थे। किसान, मजदूर और आम गरीब लोग, ठीक है, ये लोग सर्वहारा वर्ग में शामिल थे, ठीक। अब चलिए देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस जो हार जाता है तो फिर क्या होता है। प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 तक होता है। ये VVI क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। देखिए, ये जानबूझ करके जो है 1914 में रूस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल होता है, ताकि जो रूस की जो जनता है ये लोग अपना युद्ध छोड़ करके उनमें राष्ट्रवाद की भावना जग जाए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे जो है उनका ध्यान आकर्षित हो जाए कि उसमें क्या हो रहा है, हमारे देश का जो है वो छोड़ ही दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परंतु इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। न उनके पास अच्छे हथियार थे, न ही पर्याप्त भोजन की जो है सुविधा थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है रूसी जो थे वो हार रहे थे। जार निकोलस द्वितीय ने सेना की कमान अपने हाथों में ले ली। अब क्या करता है जार निकोलस द्वितीय, वो सेना का जो नेतृत्व है अपने हाथ में ले लेता है, और उसकी जो पत्नी थी ना, उसकी अनुपस्थिति में दरबार जब खाली हो गया तो उसकी पत्नी जरीना, जार निकोलस की पत्नी थी, उसके तथाकथित गुरु रासपुटिन पादरी को षड्यंत्र करने का जो है मौका मिल जाता है, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई, ठीक है।
तो क्या होता है कि जब जार निकोलस द्वितीय फर्स्ट वर्ल्ड वार का कमान संभाल लेता है तो उसकी पत्नी जो है राज दरबार संभालने लगती है। अब जरीना के जो गुरु थे, क्या नाम था इनका, रासपुटीन, ये क्या करते हैं, षड्यंत्र कर देते हैं, जिसकी वजह से और जो है राजतंत्र खराब हो जाता है। ठीक है, अब मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत, यानी कि मार्च की क्रांति कैसे होती है और फिर निरंकुश राजतंत्र का जो है अंत कैसे होता है, इसे अब हम लोग देख लेते हैं। 7 मार्च 1917, कब, 7 मार्च 1917 पेट्रोग्राद, वर्तमान लेनिनग्राद की जो सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस किया। इन्होंने रोटी दो का नारा लगाया। सबसे पहली बात कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रोटी दो का नारा किस क्रांति से संबंधित है, और ये मुझे लग रहा है कि ये TRE 3.0 में जो है क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रोटी दो का नारा किस क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 7 मार्च 1917 को लेनिनग्राद की सड़कों पर किसानों और मजदूरों ने जुलूस निकाल दिया, रोटी दो का नारा लगाया। अगले दिन 8 मार्च को कपड़ों की मिलों की महिला मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व कर दिया, यानी कि बहुत से महिलाएं जो थी जो कि मजदूरी करती थी उनका रोटी का नारा लगाया और हड़ताल कर दिए। जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी, यानी कि जुलूस में लाल झंडे निकाले गए। जब सेना की एक टुकड़ी से भीड़ पर गोली चलाने को कहा गया, यानी कि राजा जो है कहता है कि सेना के एक टुकड़ी को कि इन पे गोली चलाओ, तो वो भी मना कर देता है, वो भी विद्रोह कर देता है। अब तो उसे हथियार छीनने पड़े। अब राजा को क्या करना पड़ता है कि हथियार छीन लेना पड़ता है वो सेना की टुकड़ी से। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि 1857 की क्रांति में जो है ऐसा ही कुछ हुआ था। चलिए, जार की सबसे विश्वस्त जो टुकड़ी थी प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट, ये भी विद्रोह कर देती है। ठीक है, अब ये भी विद्रोह कर दिया तो सैनिकों का विद्रोह बढ़ता गया। फलतः जो है 12 मार्च 1917 को जो है जार ने अपनी गद्दी को है छोड़ दिया। ठीक है, यह फरवरी की रूसी क्रांति थी, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को जो है यह घटना घटी थी। इस तरह रूस पर से रोमनोव वंश की निरंकुश राजशाही का जो है जारशाही का अंत हो जाता है। ठीक है, यानी कि फाइनली जो है रोमनोव जो राजवंश था उसका शासन समाप्त होता है। अब सर्वप्रथम लोबाब के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। कब, 15 मार्च को। परंतु रूसी लोगों ने जिस स्वतंत्रता की आकांक्षा की थी वह महज राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, वरन आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता भी थी। तो पहली बार क्या होता है कि 15 मार्च को जो है लोबाब के नेतृत्व में एक बुर्जुआ सरकार का गठन किया जाता है, बट ये बस राजनीतिक स्वतंत्रता ही दे पाता है, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दे पाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये लोगों को पसंद नहीं आता है और अंत में बुर्जुआ सरकार जो है गिर जाती है। अब फिर आता है आपका केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुई। ठीक है, अब ये केरेंस्की जो है इसके नेतृत्व में क्या होता है कि उदारवादी समाजवादी की सरकार जो है गठित होती है। इस प्रकार इस सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना, ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सभा के द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना एवं रूस की समस्त संस्थाओं में वैधानिक उपायों के द्वारा परिवर्तन लाना। किंतु बोल्शेविकों ने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। अब ये बोल्शेविक कौन थे? जो साम्यवादी थे ना, वही जो दो भाग में बट गए थे उनका शासन। तो इस तरीके से जो है ये सब चीज़ें होती हैं और बोल्शेविकों ने इसे स्वीकार नहीं किया, किसको? केरेंस्की के शासन को। और फिर जो है ये यहीं पे समाप्त नहीं होता है, इसके आगे होता है बोल्शेविक क्रांति, जो कि आपका होता है नवंबर 1917 में। इसके आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अब अच्छा, यहाँ पे एक छूट गया। सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है घोषित किया गया। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब यह डिसाइड किया गया? 1975 में डिसाइड किया गया। किसके द्वारा डिसाइड किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा डिसाइड किया गया। अच्छा, ये रूस का जो कैलेंडर है इसके बारे में दिया गया। रूस में 1 फरवरी 1918 तक, कब तक? 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का जो है अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने क्या किया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर
जो आजकल हम लोग यूज करते हैं ना जनवरी फरवरी वाला, वही ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया। अब जो है जिसका जो है अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर था, जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। तो जैसे कि आज जूलियन कैलेंडर के अनुसार जो है, मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से अगर मानते हैं कि आज 1 सितंबर है, तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार क्या हो जाएगा, आज 13 सितंबर हो जाएगा। ठीक है। अतः इस प्रकार फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति जो 7 नवंबर को जो है संपन्न हुई। इसी तरह 1905 की क्रांति 22 जनवरी को हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे बोल्शेविक क्रांति के बारे में, 1917 के बारे में। ठीक है। और जिसमें आपका आता है लेनिन, स्टालिन, ये सभी आते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।